नमस्कार। किसी भी एथलीट के लिए एसीएल में चोट लगना एक बुरे सपने जैसा होता है। वापसी का रास्ता लंबा, मुश्किल और कई बार कंफ्यूजन से भरा लग सकता है। पर क्या हो अगर इस रास्ते पर चलने का एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका हो? आज के इस चर्चा में हम एसीएल रिकवरी के इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे गाइड के साथ जो कैलेंडर पर नहीं बल्कि क्राइटेरिया पर चलता है। जब किसी को ये खबर मिलती है कि उनका एसीएल टियर हो गया है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। खेल में वापसी पता नहीं कब और कैसे होगी। ये जो अनिश्चितता की फीलिंग है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर रिकवरी का कंट्रोल कैलेंडर के हाथ में नहीं बल्कि खुद के हाथ में हो, मतलब रिकवरी इस बात पर निर्भर न करे कि कितने हफ्ते या महीने बीत गए, बल्कि इस पर कि क्या शरीर अगले पड़ाव के लिए तैयार है। आज हम इसी मॉडर्न एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे, प्री ऑप तैयारी से लेकर लंबे समय तक चोट से बचे रहने तक। तो ये सफर दिखता कैसा है? चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और इस पूरी रिकवरी के पीछे की जो मेन फिलॉसफी है उसे समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे प्रोसेस का सार है। रिकवरी कोई रेस नहीं है जिसकी एक फिक्स्ड फिनिश लाइन हो। यहाँ स्पीड इस बात से तय नहीं होती कि कितने दिन बीत गए, बल्कि इस बात से तय होती है कि घुटना अगले चैलेंज के लिए तैयार है या नहीं। इस पूरी यात्रा को 6 फेजेस में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गेम के 6 लेवल्स हों। हर लेवल को पार करने के लिए कुछ खास गोल्स पूरे करने पड़ते हैं, सर्जरी की तैयारी से शुरू होकर दोबारा चोट से बचने तक। तो पहला कदम क्या है? चलिए इस जर्नी के बिल्कुल शुरुआती फेज को देखते हैं। सर्जरी से ठीक पहले और ठीक बाद में क्या होता है? मजे की बात तो ये है कि असली काम सर्जरी से पहले ही शुरू हो जाता है। गोल ये है कि सर्जरी के लिए एक शांत घुटने के साथ जाया जाए, मतलब सूजन कम से कम हो, मूवमेंट पूरा हो और मसल्स में अच्छी खासी ताकत हो। ये एक अच्छे आउटकम के लिए नींव तैयार करता है। सर्जरी के बाद फोकस वापस बेसिक्स पर आ जाता है। घुटने को पूरा सीधा करना, सूजन कंट्रोल करना और सबसे जरूरी उन क्वाड मसल्स को दोबारा जगाना। अच्छा, जब शुरुआती रिकवरी हो जाती है तब हम फेज 2 में एंटर करते हैं। यहीं से सही मायनों में घुटने की नई नींव बनाने का काम शुरू होता है, ताकत और कंट्रोल बनाने का। ये फेज पूरी तरह से नापे जा सकने वाले गोल्स के बारे में है। यहाँ बात सिर्फ मजबूत महसूस करने की नहीं है, बल्कि उसे साबित करने की है। मतलब एक पैर पर बैलेंस बनाना, सही टेक्निक के साथ सिंगल लेग स्क्वाट करना और 20 से ज्यादा सिंगल लेग ब्रिज जैसे बेंचमार्क तक पहुंचना। और हाँ, ये सिर्फ एक्सरसाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से करने के बारे में है। टेक्निक ही सब कुछ है। चोट के बाद बॉडी अक्सर गलत मूवमेंट पैटर्न अपना लेती है। इस फेज का सबसे बड़ा मकसद उन बुरी आदतों को तोड़ना और सही मूवमेंट को फिर से सिखाना है। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। दिमाग और घुटने के बीच के कनेक्शन को दोबारा से ट्यून करना, ये पक्का करना कि मसल सही टाइम पर फायर करे ताकि घुटना स्टेबल रहे। और अब आता है थोड़ा मजेदार हिस्सा, फेज 3। यहाँ पर दोबारा चलना फिरना सीखते हैं, लेकिन इस बार दौड़, फुर्ती और लैंडिंग के साथ। ये वो स्टेज है जहाँ रिकवरी में फिर से एक एथलीट वाली फीलिंग आने लगती है। इस फेज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है प्लायोमेट्रिक्स। ये विस्फोटक मूवमेंट्स के लिए एक फैंसी शब्द है, मतलब जंपिंग और लैंडिंग। ये एक्सरसाइज घुटने को सिखाती हैं कि खेल के दौरान लगने वाले अचानक फोर्स को कैसे झेलना है और कैसे पैदा करना है। और यहाँ भी टेक्निक ही किंग है। गोल सिर्फ कूदना नहीं है, बल्कि कंट्रोल के साथ सॉफ्टली लैंड करना है। घुटने को भविष्य में चोट से बचाने के लिए ये सबसे जरूरी स्किल है। फेज 4, इसे आप फाइनल एग्जाम समझ सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फेज है। ये तय करता है कि कोई वाकई मैदान पर वापस उतरने के लिए तैयार है या नहीं। तो कोई तैयार है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? ये कोई सिंपल हाँ या ना का सवाल नहीं है। मेलबर्न रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्कोर जैसे टूल्स एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं। वो सिर्फ घुटने की फिजिकल जांच ही नहीं करते, बल्कि ये भी देखते हैं कि एथलीट कैसा महसूस कर रहा है, मूवमेंट्स कैसे कर रहा है और सबसे ज़रूरी बात, थकने पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर डेटा बहुत मायने रखता है। एक ज़रूरी चीज़ है लिम्ब सिमेट्री इंडेक्स, यानी LSI।
सीधे शब्दों में कहे तो हम चोट वाले पैर की परफॉर्मेंस को दूसरे सही पैर से कंपेयर करते हैं। इन हॉप टेस्ट में गोल ये होता है कि चोट वाला पैर सही पैर की तुलना में कम से कम 95% परफॉर्म करे। ये ताकत और बैलेंस का एक ठोस सबूत होता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फिजिकल नंबर्स का खेल है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये लाइन हमें याद दिलाती है, दिमागी तौर पर तैयार होना भी उतना ही जरूरी है। तो असली सवाल ये उठता है, क्या कोई सिर्फ फिजिकली रेडी है या साइकोलॉजिकली भी रेडी है? उस डर पर काबू पाना जिसे काइनिजोफोबिया कहते हैं, यानी मूवमेंट का डर, ये किसी भी हॉप टेस्ट को पास करने जितना ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस वो आखिरी पजल पीस है। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खेल में वापसी के बाद फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि लंबे समय तक खेल में कैसे बने रहा जाए। ये एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। यही है चोट से बचने का सार। बाईं तरफ सही टेक्निक देखिए, हिप, घुटना और एंकल एक सीधी लाइन में है। अब दाईं ओर देखिए, ये वो खतरनाक पोजीशन है जहां घुटना अंदर की तरफ गिर रहा है। इस फर्क को समझना और इसे ठीक करना ही खेल में बने रहने की कुंजी है। तो इससे बचा कैसे जाए? एक अच्छा प्रिवेंशन प्रोग्राम प्लायोमेट्रिक्स, बैलेंस और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का मिक्सचर होता है। इसे हर ट्रेनिंग सेशन से पहले बस 10-15 मिनट के वार्म अप की तरह सोचिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसे लगातार करते रहना है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या लक्ष्य सिर्फ खेल में वापस आना है, या फिर ये एक मौका है पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्मार्ट और अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझते हुए वापसी करने का? ये सफ़र एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन ये एक मौका भी हो सकता है।